पावर है। ये फ्लाइंग या इनविजिबिलिटी नहीं है, ये पावर है लोगों की फीलिंग्स को समझने की, कि वो कैसा फील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये सुपर पावर तुम्हें दोस्त बनाने में, जॉब इंटरव्यूज में और यहाँ तक कि ग्रेट लीडर बनने में भी हेल्प करती है। और सबसे कूल बात, ये हम सब में है, बस उसे अनलॉक करना है। जानना है कैसे? इससे पहले कि हम इस इनक्रेडिबल पावर को डिकोड करें, एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और लाइक बटन को स्मैश कर दो। आपका सपोर्ट ही हमारा मिशन है। चलो इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डाइसेक्ट कर रहे हैं जो हमारी लाइफ के हर हिस्से को टच करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम EQ भी कहते हैं। हमारा मिशन है इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करना, पास्ट या क्वेश्चंस के जरिए। ये एक लंबा गहरा सेशन होने वाला है, तो आराम से बैठ जाओ। ये रहा आज का हमारा लर्निंग मैप। सबसे पहले हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, समझेंगे कि EI क्या है और ये IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम हाउ में डाइव करेंगे, इसके कोर कंपोनेंट्स एक्सप्लोर करेंगे और ये भी कि हम अपने इमोशंस को अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। उसके बाद हम EI को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये एथिकल डिलेमास, एंगर और हेट्रेड जैसे टफ चैलेंजेस में कैसे हेल्प करता है। और आखिर में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे एक हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। हम सबसे फंडामेंटल सवाल से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए। ये सवाल 2013 का है। क्वेश्चन: व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल? How does it help an individual in taking ethical decisions? Broad micro theme: the definition, development, and ethical implications of EI. द ब्लूप्रिंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, ये शुरू करने के लिए एकदम सही जगह है। तो एट इट्स कोर, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने इमोशंस को परसीव, अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इसे ऐसे सोचो कि आप फीलिंग्स को लेकर स्मार्ट हैं। मतलब ये इमोशनल होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस के साथ इंटेलिजेंट होने के बारे में है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई, इंटेलिजेंट विद इमोशंस। तो इसका मतलब ये एक स्किल है, सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? एब्सोल्युटली। इमेजिन करो एक टीम लीडर है जिसका प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। एक लो EI लीडर क्या करेगा? वो शायद पैनिक करेगा, टीम को ब्लेम करेगा और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना देगा। लेकिन एक हाई EI लीडर अपनी एंग्जाइटी को पहचानता है, यानी सेल्फ अवेयरनेस, उसे मैनेज करके शांत रहता है, यानी सेल्फ रेगुलेशन। वो टीम के स्ट्रेस को समझता है, यानी एम्पैथी, और उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके टीम को मोटिवेट करता है और साथ मिलकर सोल्यूशन ढूंढता है। ये है सोशल स्किल्स, यही है EI इन एक्शन। हाँ, ये बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। तो अगर हमें इस सवाल का आंसर स्ट्रक्चर करना हो तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन के लिए आप EI को आराम से डिफाइन करें, जैसे हमने अभी किया। आप चाहें तो इसे एरिस्टोटल के वर्चू एथिक्स जैसे फिलोसॉफिकल आइडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो एम्पैथी और सेल्फ कंट्रोल जैसे कैरेक्टर ट्रेट्स को कल्टीवेट करने पर जोर देता है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप इस कॉन्सेप्ट की टाइमलेस रेलेवेंस को समझते हैं। ओके, तो इंट्रो के बाद आंसर की बॉडी में 2 पार्ट्स हैं। एथिकल डिसीजंस में ये कैसे हेल्प करता है और इसे डेवलप कैसे किया जा सकता है। चलो पहले एथिकल डिसीजन वाला पार्ट देखते हैं। EI हमें सही काम करने में कैसे हेल्प करता है? ये अपने कोर कंपोनेंट्स के थ्रू काम करता है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बायसेस, अपने गुस्से, अपने ग्रीड को पहचानना। ये एथिकल चॉइस लेने का पहला स्टेप है। जैसे नेल्सन मंडेला ने अपनी लंबी कैद के दौरान अपने गुस्से और रिजेंटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर थे। इसी सेल्फ अवेयरनेस ने उन्हें उन फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प किया और बाद में रिवेंज की जगह रिकंसिलिएशन का प्रोसेस लीड किया। इंपल्सिव, अनएथिकल एक्शन से बचा जा सके। जैसे इंडिया के भाषिनी प्रोजेक्ट के डेवलपर्स जो AI से लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली सेल्फ रेगुलेट करना पड़ता है ताकि उनके पर्सनल बायसेस एल्गोरिदम्स में ना आ जाएं, जो एक बड़ा एथिकल फेलियर होगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कंपोनेंट है एम्पैथी। ये समझना कि आपके डिसीजंस का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, यही एथिक्स का हार्ट है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन को देखो, उनकी एम्पैथी ही उन्हें वॉर जोन्स में मेडिकल केयर देने के लिए ड्राइव करती है। वाओ, इन एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया है। अच्छा, तो अब सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं। हम इन स्किल्स को आखिर डेवलप कैसे कर सकते हैं? यही इसका सबसे होपफुल पार्ट है। EI फिक्स्ड नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। आप यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मेंशन कर सकते हैं, ब्रेन की प्रैक्टिस के थ्रू खुद को रिवायर करने की एबिलिटी। राइट। इसका एक की मेथड है माइंडफुलनेस। विपासना मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करना सिखाती हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस का मसल बहुत स्ट्रांग होता है। एक और मेथड है एक्टिव एम्पैथी बिल्डिंग, मतलब कॉन्शियसली अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे अशोका फेलोशिप प्रोग्राम जो अलग अलग बैकग्राउंड के सोशल एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करता है ताकि वो एक दूसरे के चैलेंजेस को समझें। तो अगर मैं इस आंसर को स्ट्रक्चर कर रही हूँ तो मैं इसकी इम्पैक्ट को मैक्सिमम कैसे कर सकती हूँ? जैसे कि ये कहना क्यों जरूरी है कि EI एक तरह की इंटेलिजेंस है। में कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। आप इमोशनल डेटा को परसीव, एनालाइज और मैनेज कर रहे हैं अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए। ये सिर्फ नाइस या सेंसिटिव होने के बारे में नहीं है। राइट, ये फीलिंग्स के साथ स्मार्ट होने के बारे में है। एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर कोई पूछे कि एक हाई IQ लेकिन लो EI वाला इंसान एथिकल हो सकता है, वो इसमें कैसे फिट होगा? ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जवाब है कि ये बहुत मुश्किल है। एक हाई IQ वाला इंसान शायद एथिक्स के रूल्स जानता हो, लेकिन एम्पैथी या सेल्फ रेगुलेशन के बिना वो प्रेशर में या जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट दांव पर लगा हो तब उन रूल्स को अप्लाई करने में स्ट्रगल करेगा। IQ बताता है क्या करना है,
पर EI आपको वो करने की स्ट्रेंथ देता है। और माइंडफुलनेस और एम्पैथी का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या एक के बिना दूसरा हो सकता है? दोनों गहरे जुड़े हुए हैं। माइंडफुलनेस से सेल्फ अवेयरनेस बनती है ताकि आप अपने इमोशनल लैंडस्केप को समझ सकें, और वो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ही आगे जाकर किसी और की इमोशनल दुनिया को समझने का फाउंडेशन बनती है, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। माइंडफुलनेस वो इंटरनल स्पेस क्रिएट करता है जहां एम्पैथी ग्रो कर सके। परफेक्ट। एक आखिरी सवाल, एम्पैथी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कैसे लिंक करें ताकि आंसर ज्यादा रेलेवेंट लगे? इसे आप कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ फ्रेटर्निटी से कनेक्ट कर सकते हैं। एम्पैथी ही फ्रेटर्निटी की साइकोलॉजिकल रूट है। ये एक फेलो सिटीजन को दूसरा नहीं बल्कि उसी कलेक्टिव का हिस्सा देखने की एबिलिटी है, जो इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा है। और कंक्लूजन के लिए? कंक्लूजन में आप समराइज करेंगे कि EI उस पुल की तरह है जो सही क्या है जानने और सही क्या है करने के बीच में है, और इसे कल्टीवेट करके हम एक ज्यादा जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी बना सकते हैं। इस आइडिया को आसानी से याद रखने के लिए एक लाइन है, चलो अब पॉज करके इसे कहने की प्रैक्टिस करो। Ethical decisions are born at the intersection of a clear mind and a compassionate heart, a space cultivated by emotional intelligence. इसे 2-3 बार रिहर्स करो। इन शॉर्ट, EI वो मॉरल कंपस है जो हमारे कॉग्निटिव ब्रेन को ह्यूमन इंटरेक्शन के कॉम्प्लेक्स मैप पर नेविगेट करने में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया फाउंडेशन बन गई है। तो अब जब हमें पता है कि EQ क्या है, तो चलो इस बड़ी डिबेट को टैकल करते हैं। क्या ये ट्रेडिशनल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस यानी IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये हमें 2023 के एक सवाल पर ले जाता है। क्वेश्चन, What really matters for success? Character, happiness, and lifelong achievements is a definite set of emotional skills, your EQ, not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests. Do you agree with this view? Give reasons in support of your answer. Broad micro theme: the superiority of EQ over IQ for holistic success. EQ, द रियल आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस। ये सवाल एक क्लियर स्टैंड मांग रहा है, और ओवरवेलमिंग एविडेंस के बेसिस पर जवाब है एक स्ट्रॉन्ग येस, आई एग्री। जबकि IQ, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ में आपके सक्सेस, कैरेक्टर और हैप्पीनेस को आखिर में EQ ही शेप करता है। मुझे लगता है कि हम सब इंट्यूटिवली फील कर सकते हैं। हम सब ने ऐसे ब्रिलियंट लोगों को जाना है जो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। कोई आसान सा एग्जांपल दे सकते हैं इसका? बिल्कुल। सोचो, एक ब्रिलियंट सर्जन है जिसका IQ बहुत हाई है। वो टेक्निकली एक फ्लॉलेस ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन अगर उसका EQ लो है तो वो पेशेंट की फैमिली से ठीक से बात नहीं कर पाता, अपनी नर्सिंग स्टाफ को डिमोटिवेट करता है और किसी कॉम्प्लिकेशन के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता। उसका हाई IQ उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है, पर उसका EQ या उसकी कमी उसके ओवरऑल सक्सेस को डिटरमिन करती है। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन में हमें अपनी अग्रीमेंट साफ-साफ बतानी चाहिए और EQ को डिफाइन करना चाहिए। IQ और EQ के रिलेशनशिप को शुरू में फ्रेम करने का कोई अच्छा तरीका है? इसे फ्रेम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। IQ कैन गेट यू हायर्ड बट EQ गेट्स यू प्रमोटेड। या फिर IQ रेस में एंट्री टिकट है, लेकिन EQ वो है जो आपको रेस जिताने में मदद करता है। ये शुरू से ही EQ को एक ज्यादा क्रिटिकल स्किल के रूप में एस्टैब्लिश कर देता है। ठीक है, चलो अब आर्ग्यूमेंट के बॉडी में चलते हैं। इस व्यू को जस्टिफाई करने के लिए हमें शायद IQ की लिमिटेशंस से शुरू करना चाहिए। सही कह रही हूँ? एग्जैक्टली। पहला की आर्गुमेंट है कि हाई IQ डज नॉट गारंटी इफेक्टिव लीडरशिप। इसका परफेक्ट केस स्टडी है सत्या नडेला एट माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने एक ऐसी कंपनी को टेक ओवर किया जो जीनियस लेवल IQ वाले इंजीनियर से भरी थी, लेकिन कल्चर बहुत ब्रूटल और साइलोड था। नडेला का बड़ा शिफ्ट था एम्पैथी और लर्न इट ऑल कल्चर पर फोकस करना। इस EQ ड्रिवन चेंज से कंपनी को अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मिली। ये एक रियल वर्ल्ड लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस पॉइंट को प्रूव करता है। तो लीडरशिप एक एरिया हो गया, सिर्फ हाई IQ होने की और क्या लिमिटेशन है? IQ alone cannot ensure fulfilling relationships। ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स दोनों पर लागू होता है। मैरिटल सेटिस्फैक्शन पर रिसर्च कंसिस्टेंटली ये दिखाती है कि एक हैप्पी पार्टनरशिप के सबसे बड़े प्रेडिक्टर्स इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिकेशन है। दोनों ही कोर EQ स्किल्स हैं। एक हाई IQ आपको अपने पार्टनर के साथ एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नेविगेट करने में हेल्प नहीं कर सकता। यही बात दोस्ती पर भी लागू होती है। और पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में क्या? क्या ज्यादा स्मार्ट होने से आप ज्यादा खुश होते हैं? एविडेंस कहती है नहीं। IQ इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखिए, वो कंसिस्टेंटली ये पाती है कि सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी और फ्रीडम जैसे फैक्टर्स हैप्पीनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी देश के एवरेज IQ स्कोर से भी ज्यादा। ये सब इमोशनल और सोशल वेलबींग में रूटेड है। इससे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। क्या एक हाई IQ बिना EQ के एक्चुअली एक बुरी चीज हो सकती है? बिल्कुल, और ये क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है। हाई IQ विदाउट EQ कैन बी डेंजरस। इससे एरोगेंस, फीडबैक न ले पाना, पुअर टीम वर्क और आखिर में बर्नआउट हो सकता है। मैं इसे एक सुपर फास्ट कार की तरह सोचता हूं जिसमें न ब्रेक्स हैं न स्टीयरिंग व्हील। पावर बहुत है लेकिन अनकंट्रोल्ड है और क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो हमने IQ की लिमिटेशंस कवर कर ली, अब हमें EQ के सिग्निफिकेंस के लिए केस बिल्ड करना है। EQ असल में कहाँ शाइन करता है? सबसे पहले बेटर डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर में कोविड-19 पैंडेमिक के पीक पर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जैसे सिविल सर्वेंट्स पर अनइमेजिनेबल स्ट्रेस था। उनकी अपने डर और एंजाइटी को रेगुलेट करने की एबिलिटी, शांत रहकर रैशनल डिसीजंस लेने की एबिलिटी, ये सब EQ का डायरेक्ट एप्लीकेशन था। दूसरा, जैसा हमने नडेला के केस में डिस्कस किया, लीडरशिप एंड टीम वर्क। हाई EQ लीडर्स ट्रस्ट इंस्पायर करते हैं। और तीसरा, मेंटेनिंग एथिक्स। अशोक खेमका जैसे ऑफिसर जिन्होंने करप्शन के खिलाफ खड़े होने पर कई ट्रांसफर्स झेले, वो इमेंस इमोशनल रेजिलियंस दिखाते हैं। ये EQ ही है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये एग्जांपल्स बहुत रेलेवेंट हैं। इससे थ्योरी आसानी से समझ आती है।
ठीक है, एक पावरफुल कंक्लूजन के लिए फाइनल मैसेज क्या होना चाहिए? करना है। मानिए कि IQ जरूरी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करता है, लेकिन फिर मेन पॉइंट पर आइए कि EQ ही है जो आपको उस नॉलेज को एथिकली अप्लाई करने, एम्पैथी से लीड करने और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में EQ सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये गुड गवर्नेंस के लिए एक नेसेसिटी है। ये बिल्कुल सॉलिड है। चलो, इस कोर आइडिया को एक सेंटेंस में कैप्चर करते हैं। पॉज करके इसे कहने की प्रैक्टिस करो। While IQ opens the door to opportunity, it is EQ that allows us to thrive once we are inside. चलो, रिहर्स करो। इन शॉर्ट, सच्ची सक्सेस के लिए आपके ब्रिलियंट माइंड IQ को यूज करने के लिए एक वाइज हार्ट EQ की जरूरत है। एक्सीलेंट। हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि EI क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। इसकी कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और क्या हम इसमें बेहतर हो सकते हैं, ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस EI? कैन दे बी लर्न्ड? डिस्कस। ब्रॉड माइक्रो थीम, द कोर कंपोनेंट्स एंड लर्नेबिलिटी ऑफ EI। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ EI एंड यस यू कैन बिल्ड देम। ये एक बहुत ही सीधा और अच्छा सवाल है। हमने कंपोनेंट्स को पहले भी टच किया है, लेकिन ये हमें उन्हें आराम से समझाने को कहता है। इसके कई मॉडल्स हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ कोर पिलर्स पर अग्री करते हैं। इन्हें एक दूसरे से जुड़ी हुई स्किल्स की तरह सोचो जो एक दूसरे पर बिल्ड करती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे अहम फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है सेल्फ अवेयरनेस। ये अपने इमोशंस, अपने मूड्स और उनका दूसरों पर असर पहचानने की एबिलिटी है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। एंशिएंट ग्रीक डिक्टम था नो थायसेल्फ, और ये वही है। एक अच्छा एग्जाम्पल है एक सिविल सर्वेंट जो ये पहचानता है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अनकॉन्शियस बायस है। वो अवेयरनेस ही पहला क्रिटिकल स्टेप है ताकि उसके पॉलिसी डिसीजंस फेयर हों। अवेयरनेस के बिना प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। तो एक बार जब आप अपने इमोशंस को लेकर अवेयर हो जाते हैं तो अगला स्टेप क्या है? अगला कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन। ये है कि आप उस अवेयरनेस के साथ करते क्या हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना, इंपल्सिव फीलिंग्स और बिहेवियर्स को कंट्रोल करना और एक्ट करने से पहले सोचना। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसे एक क्राइसिस के दौरान गुस्से में आई भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, उसे शांत रहना जरूरी है। एक इंपल्सिव गुस्से वाला रिएक्शन सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। सेल्फ रेगुलेशन ही उन्हें प्रेशर में इफेक्टिवली लीड करने देता है। ठीक है, तो हमारे पास अवेयरनेस और रेगुलेशन है जो हमारे बारे में है। दूसरों के साथ इंटरेक्शन के बारे में क्या? एग्जैक्टली। तीसरा की कंपोनेंट है एम्पैथी। ये दूसरे लोगों के इमोशनल मेकअप को समझने की एबिलिटी है। लोगों को उनके इमोशनल रिएक्शंस के हिसाब से ट्रीट करना, ये रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। एक सोशल वर्कर जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सिर्फ एड नहीं बांट रहा, बल्कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के डर और चिंताओं को सुन रहा है और वैलिडेट कर रहा है, वो एम्पैथी का पावरफुल एग्जांपल है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, और भी है? हाँ, इन तीनों से अक्सर दो और एक्शन ओरिएंटेड कंपोनेंट्स निकलते हैं। मोटिवेशन, जो पैसे या स्टेटस से परे काम के लिए एक पैशन है, और सोशल स्किल्स, जो रिलेशनशिप्स मैनेज करने और नेटवर्क्स बिल्ड करने की प्रोफिशिएंसी है। लेकिन पहले तीन फंडामेंटल पिलर्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीखा जा सकता है या कुछ लोग हाई EQ के साथ ही पैदा होते हैं? इसको क्लियर साइंटिफिक आंसर है यस, ये सीखा जा सकता है। यही EI का सबसे एम्पावरिंग पार्ट है। ये कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है। यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जरूर मेंशन करना चाहिए। ब्रेन की लाइफ लॉन्ग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाकर खुद को रीऑर्गेनाइज करने की अद्भुत क्षमता। हर बार जब आप एक नई इमोशनल स्किल प्रैक्टिस करते हैं, आप लिटरली अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। तो हम ये रिवायरिंग करते कैसे हैं? क्या मेथड्स हैं? कई हैं, लेकिन दो बहुत इफेक्टिव हैं। पहला है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। इसमें नेगेटिव या अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई, चैलेंज और चेंज करना शामिल है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर एक डिफिकल्ट इंटरैक्शन को पर्सनल अटैक के बजाय डी एस्केलेशन प्रैक्टिस करने का मौका समझ सकता है। ये CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक कोर टेक्निक है। दूसरा मेथड है सोशल ऑब्जर्वेशन, मतलब दूसरों को देखकर सीखना। एक जूनियर डिप्लोमेट एक सीनियर नेगोशिएटर को G20 समिट के दौरान ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख सकता है। ये बहुत अच्छा है। तो इस आंसर के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। आप सेल्फ अवेयरनेस को बाकी स्किल से कैसे करेक्ट करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप लिंक समझते हैं? आपको साफ तौर पर कहना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशनल स्किल है। आप ये एनालॉजी यूज कर सकते हैं। आप उस इन्वेंटरी को मैनेज नहीं कर सकते जो आपने ली ही ना हो। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस क्या हैं, तभी आप उन्हें रेगुलेट या दूसरों में समझ सकते हैं। और एक सवाल क्लैरिटी के लिए, क्या एम्पैथी और नाइस होना एक ही बात है? आंसर में हम ये फर्क कैसे साफ करें? ये एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। नाइसनेस सुपरफिशियल हो सकती है। एम्पैथी दूसरे के एक्सपीरियंस की एक गहरी कॉग्निटिव और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये पसंद किए जाने के बारे में नहीं है। ये ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने के बारे में है, क्योंकि आप उनका लोगों पर रियल वर्ल्ड इंपैक्ट समझते हैं। एम्पैथी इफेक्टिवनेस के लिए एक टूल है। जब हम लर्नेबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में कैसे समझाएं? एक सिंपल मेटाफर यूज करें। ब्रेन एक मसल की तरह है। आप जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर स्किल को एक्सरसाइज करेंगे, जैसे एम्पैथी या सेल्फ रेगुलेशन, वो मसल या न्यूरल पाथवे उतना ही स्ट्रांग होगा। इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बहुत कॉन्क्रीट हो जाता है। और कंक्लूजन के लिए आप कंक्लूड करेंगे ये कहकर कि EI एक डायनामिक और लर्नेबल स्किल सेट है, कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं। कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके इंडिविजुअल्स खासकर पब्लिक सर्विस में अपने EI को बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा इफेक्टिव और एम्पैथेटिक गवर्नेंस सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस विचार को पकड़ कर रखिए। चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं।
EI is not a fixed trait we are born with, but a dynamic skill that can be cultivated through practice, turning awareness into action. इसे जोर से बोलिए। इन शॉर्ट, EI के की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हमारे अमेजिंग ब्रेन की वजह से हम उन्हें अपनी पूरी लाइफ में और मजबूत बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को एक ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना भी सीख सकते हैं। ये हमें बिल्कुल आसानी से अपने अगले सवाल पर ले जाता है 2019 से। क्वेश्चन: इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू अग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। ब्रॉड माइक्रो थीम: हार्नेसिंग इमोशंस फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। मेकिंग इमोशंस योर एलाई, नॉट योर एनिमी। जी हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये सीधे उस बात पर आता है कि EI असल में है क्या। कई लोग गलती से सोचते हैं कि EI इमोशंस को दबाने या इग्नोर करने के बारे में है। ये बिल्कुल उल्टा है। ये अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने और फिर उनकी एनर्जी को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। ये घोड़े का सवार बनने के बारे में है, ना कि उसके पीछे घिसटते जाने के बारे में। मुझे वो घोड़े वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। मतलब उसे रोकना नहीं, उसे डायरेक्शन देना है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये पर्सनल लेवल पर हमारे इंटरनल इमोशंस के साथ कैसे काम करता है। ये उन दो कंपोनेंट से शुरू होता है जो हमने अभी डिस्कस किए, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप क्या फील कर रहे हैं, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड। एक बार जब आप इमोशन को पहचान लेते हैं, सेल्फ रेगुलेशन आपको उसे कंस्ट्रक्टिवली मैनेज करने देता है। जैसे आइसरो के फॉर्मर चेयरमैन सतीश धावन का क्लासिक केस स्टडी। जब SLV-3 का पहला लॉन्च फेल हुआ, वो शांत रहे, जिम्मेदारी ली और अपनी टीम को, जिसमें एक यंग APJ अब्दुल कलाम भी थे, ब्लेम से बचाया। वो इमोशनल कंपोजर, उन्होंने फेलियर के इमोशन को मिशन के लिए काम करवाया। ये एक लेजेंडरी कहानी है। ये दिखाती है कि नेगेटिव इमोशंस को भी चैनल किया जा सकता है। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में सोचिए। एक टूर्नामेंट में जल्दी बाहर होने पर उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। वो उस फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को अपने खिलाफ काम करने दे सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे फ्यूल की तरह यूज किया। उन्होंने उस नेगेटिव फीडबैक को मोटिवेशन में बदला और ज्यादा मेहनत करके वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म किया। उन्होंने क्रिटिसिज्म को अपने लिए काम करवाया। तो ये तो इंटरनल पार्ट हो गया। ये मेकिंग इमोशंस वर्क फॉर यू का कॉन्सेप्ट दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस पर कैसे अप्लाई होता है? यहाँ एम्पैथी और सोशल स्किल्स आते हैं। एम्पैथी दूसरों के इमोशंस को समझना सोशल इंटरैक्शंस को आगे बढ़ाने का फाउंडेशन है। जैसे एक नेगोशिएशन में दूसरी पार्टी की एंग्जाइटीज और उम्मीदें समझने से आप अपने प्रपोजल को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं जो उनकी जरूरतों को भी पूरा करे। इससे विन विन आउटकम मिलता है। चिपको मूवमेंट इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पार्टिसिपेंट्स, जो ज्यादातर महिलाएं थीं, उनके अंदर एनवायरनमेंट के लिए गहरी एम्पैथी थी। उन्होंने इस पावरफुल कलेक्टिव इमोशन को हार्नेस करके एक सक्सेसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट बनाया। और टीम्स या मूवमेंट्स बनाने में EI कैसे हेल्प करता है? ये फंडामेंटल है। रैपॉर और कोलैबोरेशन बिल्ड करना इमोशंस को हार्नेस करने के बारे में ही है। इला भट्ट के सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन मूवमेंट को देखिए। ये एम्पैथी के फाउंडेशन पर बना था। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के स्ट्रगल्स, डर और एस्पिरेशंस को गहराई से समझा। इस शेयर्ड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को हार्नेस करके उन्होंने लाखों महिलाओं को एम्पावर किया। ये सच में बहुत पावरफुल है। चलिए यहाँ एक आंसर के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। हार्नेसिंग इमोशंस सप्रेसिंग इमोशंस से अलग कैसे है? ये एक अहम फर्क है जो हमें साफ करना होगा। इसे आपको शुरू में ही डिफाइन करना चाहिए। सप्रेसिंग मतलब इमोशन को इग्नोर करना या दबा देना, जो अनहेल्दी है और अक्सर बाद में एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर आता है। हार्नेसिंग मतलब इमोशन को एक्नॉलेज करना, उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना कि उसकी एनर्जी को प्रोडक्टिवली कैसे यूज करें। यह एक नदी को रोकने के लिए डैम बनाना सप्रेशन और नदी के बहाव को यूज करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना हार्नेसिंग जैसा फर्क है। नेगेटिव इमोशन को चैनल करने का कोई अच्छा स्टूडेंट लाइफ एग्जांपल है? इससे आंसर बहुत रिलेटेबल हो जाएगा। परफेक्ट एग्जांपल है। एक खराब एग्जाम ग्रेड से आई फ्रस्ट्रेशन को यूज करना। अनप्रोडक्टिव रास्ता है उससे अपने खिलाफ काम करने देना, दुखी होकर या हार मानकर। प्रोडक्टिव हाई EI रास्ता है उससे अपने लिए काम करवाना। उस फ्रस्ट्रेशन को एक बेहतर स्टडी प्लान बनाने में, अपने वीक स्पॉट्स पहचानने में और अगले एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करने में चैनल करना। और आपने आउटलाइन में एरिस्टोटल के गोल्डन मीन का जिक्र किया था। वो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इस आंसर में कैसे फिट होता है? गोल्डन मीन दो एक्सट्रीम्स के बीच में सही बैलेंस ढूंढने का आइडिया है। जैसे करेज, रेकलेसनेस और कावर्डिस के बीच का मीन है। इमोशंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है सही वक्त पर, सही वजह से, सही मात्रा में इमोशन फील करना। यही इमोशंस को हार्नेस करने का एसेंस है। ये आंसर को एक अच्छी फिलोसॉफिकल डेप्थ देता है। एप्लीकेशन पर एक आखिरी विचार, एक टीम लीडर इस कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई कर सकता है? एक अच्छा लीडर टीम के एक्साइटमेंट को यूज करेगा मोमेंटम और क्रिएटिविटी जनरेट करने के लिए। ये एक पॉजिटिव इमोशन को हार्नेस करना हुआ। साथ ही वो एक आने वाली डेडलाइन की कलेक्टिव एंग्जाइटी को यूज करेगा ताकि सब फोकस रहें। ये एक नेगेटिव इमोशन को हार्नेस करना हुआ, मतलब टीम के इमोशनल ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बनना। तो कंक्लूजन के लिए हम इस बात पर जोर देंगे कि EI हमें अपने इमोशंस का मालिक बनाता है, उनका गुलाम नहीं। बिल्कुल। आप कंक्लूड करते हैं कि इमोशंस को इफेक्टिवली हार्नेस करके हम पर्सनल रेजिलियंस, प्रोफेशनल सक्सेस और एक ज्यादा रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव गवर्नेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत लाइन को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग EI ट्रांसफॉर्म्स इमोशन फ्रॉम एन अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म इनटू अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे आजमाइए। इन शॉर्ट, EI के साथ आप अपने इमोशनल मूवी के डायरेक्टर बन जाते हैं, ना कि सिर्फ स्क्रिप्ट पर रिएक्ट करने वाला एक एक्टर। ठीक है, हमने एक मजबूत नींव रख दी है। हम जानते हैं कि EI क्या है, ये जरूरी क्यों है और इसे हार्नेस कैसे करना है। लेकिन थ्योरी एक चीज है, प्रैक्टिस दूसरी। अब हम आते हैं मुश्किल सिचुएशंस में EI को अप्लाई करने पर। चलो क्लासिक इंटरनल बैटल से शुरू करते हैं। 2021 से क्वेश्चन,
In case of a crisis of conscience, does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical and moral stand that you are likely to follow? Critically examine. Broad micro theme: EI's role in navigating ethical dilemmas. Your conscience's best friend, emotional intelligence. ये एक जबरदस्त सवाल है क्योंकि ये EI की लिमिट्स को टेस्ट करता है। पहले क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को डिफाइन करते हैं। ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जहां आप दो मुश्किल रास्तों के बीच फंस जाते हैं और दोनों ही आपके मॉरल बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। सवाल ये पूछ रहा है, क्या EI इस तूफान से निकलने में आपकी मदद कर सकता है बिना आपके प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज किए? यहाँ कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन, जिसका मतलब है हमें दोनों साइड देखने हैं। ये कैसे हेल्प करता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस का कोई छोटा सा रिलेटेबल एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल। क्लासिक एग्जाम्पल है अपने बेस्ट फ्रेंड को एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में चीट करते हुए देखना। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो दोस्ती टूटेगी, अगर नहीं करते तो आपकी ऑनेस्टी के प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। आपकी कॉन्शियस क्राइसिस में है, आपको गिल्ट, एंग्जाइटी, लॉयल्टी सब एक साथ फील होता है। यही वो तूफान है। ओके, ये बिल्कुल साफ है। तो हमारे आंसर में इंट्रोडक्शन क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को डिफाइन करेगा और दो साइडेड एग्जामिनेशन के लिए स्टेज सेट करेगा। चलिए पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं। एआई आखिर हेल्प कैसे करता है? ये 3 की वेज में हेल्प करता है जो इसके कंपोनेंट से जुड़े हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। EI आपको उस स्पेसिफिक मॉरल प्रिंसिपल को पहचानने में हेल्प करता है जो वायलेट हो रहा है और उसके साथ जुड़ी इंटेंस इमोशंस को भी। एडवर्ड स्नोडन एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो NSA की मास सर्वेलेंस को लेकर जो एथिकल डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे उसके बारे में वो बहुत अवेयर थे। उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को पहचानना ही पहला स्टेप था जिसने उन्हें एक्ट करने के लिए प्रेरित किया, पर्सनल रिस्क के बावजूद। तो अवेयरनेस स्टेप 1 है, अगला क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस इमोशनली बहुत ओवरवेलमिंग होता है। आपको डर, गुस्सा या प्रेशर फील हो सकता है कि बस जल्दी से कोई डिसीजन ले लो ताकि डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। सेल्फ रेगुलेशन आपको इन इंटेंस इमोशंस को मैनेज करने और एक जल्दबाजी वाले इंपल्सिव डिसीजन से बचने में हेल्प करता है। रोजा पार्क्स के बारे में सोचिए। उनका अपनी सीट ना छोड़ने का फैसला कोई इंपल्सिव, गुस्से वाला रिएक्शन नहीं था। वो एक शांत, कंट्रोल्ड, वैल्यू ड्रिवन एक्शन था जो अरेस्ट के डर के बावजूद लिया गया। यही है सेल्फ रेगुलेशन इन एन एथिकल क्राइसिस। और तीसरा तरीका जिससे EI हेल्प करता है? इसमें शामिल सभी लोगों के पर्सपेक्टिव्स को समझने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे एग्री करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं। महात्मा गांधी का सत्याग्रह मूवमेंट इसका मास्टर क्लास था। उन्होंने एम्पैथी का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स की कॉन्शियंस को अपील करने के लिए किया ताकि वो अपने एक्शंस के इनजस्टिस को इंडियन पर्सपेक्टिव से देख सकें। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग केस है कि EI कैसे हेल्प करता है, लेकिन सवाल हमसे क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहता है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? EI कहाँ कम पड़ सकता है? एक बैलेंस्ड आंसर के लिए ये बहुत जरूरी है। AI कोई जादू की छड़ी नहीं है। पहला, हम इमोशनल बायसेस से प्रभावित हो सकते हैं। हमारी अपनी फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी, अफेक्शन या ग्रीड हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकती हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां ग्रीड के पावरफुल इमोशन ने हजारों स्मार्ट लोगों के एथिकल कंसिडरेशंस को ओवरराइड कर दिया। उनका AI उन्हें बचा नहीं पाया, उनके बायसेस उन पर हावी हो गए। तो हमारे अपने इमोशंस ही हमें धोखा दे सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में क्या? एग्जैक्टली। दूसरी लिमिटेशन है एक्सटर्नल प्रेशर्स के आगे झुक जाना। ये ग्रुप को कंफर्म करने का प्रेशर हो सकता है या किसी अथॉरिटी फिगर को ओबे करने का, भले ही वो हमारे कॉन्शियंस के खिलाफ हो। फेमस ऐश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स इसका परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। उन एक्सपेरिमेंट्स में लोगों ने जानते हुए भी गलत जवाब दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रुप में बाकी सब वही कर रहे थे। उनका इंटरनल मोरल कंपास सोशल प्रेशर के आगे हार गया। ये एक बहुत न्यूआंस्ड टेक है। तो आंसर को स्ट्रक्चर करते वक्त हम ये कैसे इंश्योर करें कि क्रिटिकली एग्जामिन वाला पार्ट साफ दिखे? आपको अपने आंसर की बॉडी को 2 अलग सबसेक्शंस में स्ट्रक्चर करना चाहिए। एक का टाइटल हो हाउ EI हेल्प्स इन अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंड्स और दूसरे का लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस टू EI's रोल। इससे आपका स्ट्रक्चर एग्जामिनर के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। नहीं, बल्कि एक फीलिंग से शुरू हुआ, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, जिसे वो सेल्फ अवेयर होने की वजह से एक्नॉलेज कर पाएं। तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए हम कंक्लूड कैसे करें? हम आखिर कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक क्राइसिस से कैसे निकलें? कंक्लूजन में ये कहना चाहिए कि सिर्फ EI काफी नहीं है, उसे एक स्ट्रॉन्ग एथिकल कन्विक्शन या एक मजबूत मॉरल फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना होगा। नेल्सन मंडेला के बारे में सोचिए। उनकी कैद ने उनका कमिटमेंट नहीं तोड़ा। उनकी EI ने उन्हें डिस्पेयर मैनेज करने में हेल्प की, लेकिन उनका गहरा विश्वास उनका एंकर था। आपको ट्रस्टेड मेंटर्स या पियर्स से सपोर्ट भी लेना चाहिए। हैशटैग मूवमेंट ने दिखाया कि लोगों ने कलेक्टिव एक्शन में स्ट्रेंथ पाई। तो फाइनल थॉट ये है, EI वो जहाज है जो आपको तूफान में नेविगेट करने में हेल्प करता है, लेकिन आपका एथिकल कन्विक्शन वो कंपास है जो आपको सही दिशा में रखता है। ये एक ब्रिलियंट समरी है। चलिए इस कोर आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं। इस पावरफुल लाइन को कहने की कोशिश कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस equips us to navigate the storm of a moral crisis, but a strong ethical compass is what keeps us from losing our way. Practice it. इन शॉर्ट, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस में AI आपका पावरफुल GPS है, लेकिन डेस्टिनेशन आपके एथिक्स आपको खुद डिसाइड करनी होगी। एक इंटरनल बैटल से आगे बढ़ते हुए अब एक बहुत ही कॉमन और डिस्ट्रक्टिव एक्सटर्नल बैटल की तरफ चलते हैं। ये सवाल 2016 से है, एक ऐसे इमोशन के बारे में जिससे हम सभी जूझते हैं। Question: Anger is a harmful negative emotion. It is injurious to both personal life and work life. A. Discuss how it leads to negative emotions and undesirable behaviors. B. How can it be managed and controlled? Broad micro theme: the destructive nature and management of anger. एंगर, टेमिंग द फायर विदिन।
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल बिल्कुल सही कहता है कि अनचेक्ड एंगर बहुत डिस्ट्रक्टिव है। एक एथिकल स्टैंड पॉइंट से ये अहिंसा, नॉन वायलेंस और करुणा, कंपैशन के कोर प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। सवाल का पहला पार्ट हमसे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने को कहता है। राइट, चलिए पार्ट ए से शुरू करते हैं। एंगर अनडिजायरेबल बिहेवियर्स की तरफ कैसे ले जाता है? इसके 3 क्लियर रास्ते हैं। पहला और सबसे साफ है एग्रेशन एंड वायलेंस। गुस्सा अक्सर वर्बल और फिजिकल एग्रेशन का फ्यूल होता है। रोड रेज इसका एक आम एग्जाम्पल है। 2019 का गुरुग्राम का केस, जहां एक आदमी ने एक महिला पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने उसकी कार को ओवरटेक किया था। यह दिखाता है कि गुस्सा कितनी जल्दी वायलेंस में बदल सकता है। तो ये फिजिकल हार्म तक ले जा सकता है। ये हमारे डिसीजन मेकिंग पर क्या असर डालता है? उसे बिल्कुल तोड़ देता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है इम्पल्सिव बिहेवियर। गुस्सा हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देता है और हमें जल्दबाजी में ऐसे एक्शंस लेने पर मजबूर करता है जिनके लिए हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। ये सिर्फ वायलेंस के बारे में नहीं है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक स्टडी ने एंगर और इंपल्सिव बाइंग के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक पाया, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप गुस्से में हैं तो आप बेहतर फील करने के लिए कुछ महंगा खरीद लेते हैं और फिर पछताते हैं। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस जरूर हमारे रिलेशनशिप से जुड़ा होगा, है ना? एग्जैक्टली। अनकंट्रोल्ड एंगर सिस्टमैटिकली डैमेजेस रिलेशनशिप्स। बार बार गुस्सा करने से ट्रस्ट खत्म होता है, डर पैदा होता है और कम्युनिकेशन तबाह हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहे परिवारों में गुस्से ने ट्रस्ट और अफेक्शन के बंधन को पूरी तरह तोड़ दिया है। यह हमारे सबसे करीबी रिश्तों में जहर घोल देता है। ठीक है, ये एक काफी अंधेरी तस्वीर है। अब आते हैं होपफुल पार्ट पर। हम इसे मैनेज और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ईआई काम आता है। हाँ, ये सब ईआई स्किल्स अप्लाई करने के बारे में है। अप्रोच सेल्फ अवेयरनेस में रूटेड होनी चाहिए। हम यहाँ स्टोइक फिलॉसफी से सीख सकते हैं, खासकर एपिक्टेटस से, जिन्होंने सिखाया कि हम इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भगवद गीता के स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के कॉन्सेप्ट से भी अलाइन करता है। तो प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या हैं? हम कहाँ से शुरू करें? पहला स्टेप हमेशा है सेल्फ अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन। आपको अपने पर्सनल एंगर ट्रिगर्स और फिजिकल क्यूज को पहचानना सीखना होगा, जो बताते हैं कि आप गुस्से में आ रहे हैं। जैसे जबड़ा भींचना, दिल की धड़कन तेज होना। यहाँ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत पावरफुल हैं। हेडस्पेस या काम जैसी एप्स आपको अपने इमोशनल स्टेट्स का ऑब्जर्वर बनना सिखा सकती हैं, बिना उनमें डूबे। एक बार जब आप गुस्से को बढ़ते हुए पहचान लेते हैं, तो अगली टेक्निक क्या है? कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। इसका मतलब है गुस्से वाले थॉट्स को एक्टिवली चैलेंज करना और सिचुएशन को रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करना। अगर कोई आपको ट्रैफिक में कट मारता है तो आपका पहला थॉट हो सकता है, ये इंसान एक जर्क है जिसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग इस थॉट को कॉन्शियसली बदलना है, शायद वो किसी इमरजेंसी में है, ये मेरे बारे में नहीं है। ये सिंपल सा शिफ्ट गुस्से को पूरी तरह डिफ्यूज कर सकता है। इसके लिए काफी प्रैक्टिस लगेगी। अगर गुस्सा अकेले हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा हो तो? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तीसरी टेक्निक है सीकिंग सपोर्ट। एक ट्रस्टेड दोस्त, फैमिली मेंबर या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करने में बहुत ताकत होती है। गुस्से की वजह बताने से पर्सपेक्टिव मिलता है और प्रेशर रिलीज होता है। ये कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। चलिए इस आंसर के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। एक कॉमन सवाल है, क्या हर तरह का गुस्सा बुरा है? हम इस न्यूएंस को कैसे एड्रेस करें? इसे आपको शुरू में ही एड्रेस करना चाहिए। एक्नॉलेज करें कि गुस्सा एक वैलिड और हेल्थी सिग्नल हो सकता है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है या कोई इनजस्टिस हुआ है। प्रॉब्लम गुस्से की फीलिंग में नहीं है, प्रॉब्लम उसके डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में है। ईआई ही उस फीलिंग और एक्शन के बीच वो क्रूशियल स्पेस क्रिएट करता है। आप एंगर और अग्रेशन के बीच का फर्क आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? और गुस्सा एक इंटरनल फीलिंग है, एग्रेशन एक एक्सटर्नल बिहेवियर है जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना होता है। आप गुस्सा फील कर सकते हैं बिना एग्रेसिव हुए। एंगर मैनेजमेंट में आपका गोल गुस्सा फील करना बंद करना नहीं है, आपका गोल एग्रेसिव होना बंद करना है। आपने गीता से स्थितप्रज्ञा का जिक्र किया। ये इंडियन ऑडियंस के लिए एंगर मैनेजमेंट से कैसे जुड़ता है? एक स्थितप्रज्ञ वो है जो लाइफ के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। वो अपने गुस्से को एक लहर की तरह उठते और गिरते देख सकता है, बिना उसमें बह गए। यही एंगर मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल है, एक ऐसी स्थिर बुद्धि हासिल करना जहां इमोशंस आपके इन्फॉर्मर्स हों, आपके मास्टर्स नहीं। ये एक बहुत पावरफुल और कल्चरली रेजोनेंट कॉन्सेप्ट है। और कंक्लूजन के लिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे? आप कंक्लूड करेंगे ये कहकर कि गुस्से को मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस और एथिकल कंडक्ट डेवलप करने का एक कोर कंपोनेंट है। इन टेक्निक्स को मास्टर करके हम ना सिर्फ अपनी लाइफ बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक ज्यादा कंपैशनेट और कम हिंसा वाले समाज में भी योगदान देते हैं, जो वसुधैव कुटुंबम के इंडियन इथोस को रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, याद रखने के लिए एक शक्तिशाली विचार है। इसे प्रैक्टिस कीजिए। यू कांट कंट्रोल व्हाट मेक्स यू एंग्री, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट योर एंगर मेक्स यू डू। इसे आराम से सोचिए। इन शॉर्ट, गुस्सा आग की तरह है, वो आपका खाना पका सकती है या आपका घर जला सकती है। इसे मैनेज करना, शेफ बनना सीखना है, विक्टिम नहीं। गुस्से की आग से अब हम एक और भी ज्यादा करोसिव और खतरनाक इमोशन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2020 का एक बहुत इंटेंस टॉपिक है। क्वेश्चन: हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियंस दैट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। डू यू अग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। ब्रॉड माइक्रो थीम: द corrosive impact of hatred on individuals and nations. हेट्रेड, द पॉइजन फॉर सोल एंड सोसाइटी। ये एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है और हमें इसे पूरी तरह से एग्री करना चाहिए। हेट्रेड सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक नहीं है, ये एक इंटेंस, लंबा चलने वाला इमोशन है जो अपने ऑब्जेक्ट का नुकसान या डिस्ट्रक्शन चाहता है। सवाल हमसे ये जस्टिफाई करने को कह रहा है कि कैसे ये एक इमोशन एक इंसान की आत्मा और एक देश की स्पिरिट दोनों को सड़ा सकता है। ये एक भारी टॉपिक है।
इसे थोड़ा कॉन्क्रीट बनाने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे हेट्रेड जजमेंट को क्लाउड करती है। इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरीज के बारे में सोचिए, चाहे वो लोकल लेवल पर ही क्यों ना हो। एक ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए नफरत एक इंसान को उस पार्टी के किए गए किसी भी अच्छे काम के लिए अंधा बना सकती है। ये उन्हें अपने राइवल्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन पर विश्वास करने और फैलाने पर भी मजबूर कर सकती है। उनकी विजडम, सच को ऑब्जेक्टिवली देखने की उनकी एबिलिटी उनके हेट्रेड से नष्ट हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए यही डायनामिक एक पूरे देश तक फैल जाए। सच में बहुत डरावना है। हाँ, ये है। तो हमारे आंसर में इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट से अग्री करने के बाद हमें बॉडी को 2 पार्ट्स में स्ट्रक्चर करना चाहिए, इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट और नेशन पर इम्पैक्ट। इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। हेट्रेड एक इंसान की विजडम और कॉन्शियंस को कैसे नष्ट करती है? ये हमारे माइंड पर कई तरह से अटैक करती है। पहला है कॉग्निटिव बायस। हेट्रेड हमें सिर्फ वही देखने देती है जो हम देखना चाहते हैं। हम कंफर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं। जो लोग एक खास कम्युनिटी से नफरत करते हैं वो सिर्फ वही मीडिया देखेंगे जो उस कम्युनिटी को नेगेटिवली दिखाता है। दूसरा, ये मॉरल मायोपिया पैदा करती है। हेट्रेड हमारी मॉरल विजन को इतना नैरो कर देती है कि हम ऐसे कामों को जस्टिफाई करने लगते हैं जो हमें नॉर्मल में गलत लगते हैं। रुवांडन जेनोसाइड्स का एक भयावह एग्जाम्पल है। और तीसरा, ये एम्पैथी इरोजन का कारण बनती है। हेट्रेड एम्पैथी का उल्टा है। आप किसी से नफरत और एम्पैथी दोनों एक साथ नहीं कर सकते। ये साइबर बुलिंग की दुनिया में साफ दिखता है, जहां इंटेंस नफरत लोगों को दूसरों को जबरदस्त इमोशनल दर्द देने देती है। ये इंडिविजुअल पर एक तबाहकुन असर है। अब ये इंडिविजुअल जहर पूरे नेशन स्पिरिट में कैसे फैलता है? यहाँ सॉक्रेटिस का एक बेहतरीन कोट है, अ जस्ट सोसाइटी मिरर्स द जस्ट सोल। अगर सिटीजन्स की आत्मा नफरत से भरी है तो सोसाइटी जस्ट नहीं हो सकती। ये जहर नेशनल लेवल पर 3 तरीकों से दिखता है। पहला, इरोजन ऑफ सोशल कोहीजन। नफरत समाज को हम वर्सेस वो में बांटती है। ये कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट को तोड़ती है और नेशनल यूनिटी को कमजोर करती है। दूसरा, इससे अंडरमाइनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ होता है। जब नफरत फैल जाती है तो उसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और पॉलिसीज में बदला जा सकता है। नाजी जर्मनी के न्यूरमबर्ग लॉज इसका सबसे बुरा एग्जाम्पल है। और तीसरा, इसका इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस भयानक होता है। देशों के बीच नफरत झगड़े और युद्ध का कारण बनती है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फॉर एग्जाम्पल गहरी हिस्टोरिकल दुश्मनी और नफरत की नैरेटिव से फ्यूल्ड है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन है। चलिए स्ट्रक्चर पर थोड़ा फोकस करते हैं। सॉक्रेटिस का कोट यूज करना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा कोट यूज करने से आपके आंसर के 2 पार्ट्स, इंडिविजुअल और नेशनल, के बीच एक स्मूथ और लॉजिकल ब्रिज बनता है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप सिटीजन्स के कैरेक्टर और स्टेट के कैरेक्टर के बीच का फिलोसॉफिकल लिंक समझते हैं। और जब रुवांडन जेनोसाइड जैसा पावरफुल एग्जांपल यूज कर रहे हो मॉरल मायोपिया के लिए, तो एम्फसाइज करने वाला कोर पॉइंट क्या है? कोर पॉइंट यह है कि नफरत कैसे रियलिटी को ही बदल सकती है। ये दिखाता है कि नफरत सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक पावरफुल आइडियोलॉजिकल टूल है जो आम भले लोगों को भयानक कामों में हिस्सा लेने के लिए मना सकता है, उनकी मॉरल विजन को अंधा करके और दूसरे को डीह्यूमनाइज करके। कंक्लूजन में इस अंधेरी तस्वीर को आउटलाइन करने के बाद क्या हमें कोई सोल्यूशन ऑफर करना चाहिए? बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन सिर्फ प्रॉब्लम को समराइज नहीं करता बल्कि सोल्यूशन की तरफ भी इशारा करता है। आपको रिआइटरेट करना चाहिए कि नफरत से लड़ना जरूरी है। आगे का रास्ता टॉलरेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और इंटरग्रुप डायलॉग को बढ़ावा देने वाली एजुकेशन में है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको महात्मा गांधी को जरूर लाना चाहिए। उनकी नॉन वायलेंस, अहिंसा की फिलॉसफी और सर्वधर्म समाभावा का उनका कॉन्सेप्ट नफरत के जहर का सीधा एंटीडोट है। इससे आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस से कनेक्ट करते हैं। इससे एक डार्क टॉपिक का एक पावरफुल, होपफुल अंत मिलता है। चलिए नफरत की इस डिस्ट्रक्टिव पावर को एक लाइन में कैप्चर करते हैं। इसे कहने की प्रैक्टिस कीजिए। Hatred first dims the light of individual conscience and then plunges the entire nation into darkness. रिहर्स कीजिए। इन शॉर्ट, नफरत एक दीमक की तरह है, पहले इंसान की जमीर को खोखला करती है और फिर पूरे देश के ढांचे को गिरा देती है। हम बहुत आगे आ गए हैं, EI के फाउंडेशन से लेकर ह्यूमन इमोशंस के अंधेरे कोनों तक। अपने आखिरी सेक्शन के लिए चलिए सब कुछ साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये स्किल्स गवर्नेंस की दुनिया में कैसे अप्लाई होती हैं। ये सवाल 2017 से है और पूरी तरह प्रैक्टिस के बारे में है। क्वेश्चन: हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस? ब्रॉड माइक्रो थीम: प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ EI इन गवर्नेंस। EI इन एक्शन, द हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये EI को एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से पब्लिक सर्विस के एक टूल में बदलता है। इंडिया जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स देश में EI एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक कोर कॉम्पिटेंसी है। आप इसे इंट्रोडक्शन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रेफरेंस देकर भी फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें एक शासक के लिए लोगों की भावनाओं को समझने के महत्व पर जोर दिया गया था। ये EI की जरूरत की एक प्राचीन पहचान है। ये एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल एंकर है। आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए एप्लीकेशन को 2 एरियाज में बांटना लॉजिकल लगता है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस और एक्सटर्नल पब्लिक इंटरैक्शन। सही है ना? तो परफेक्ट, चलिए इंटरनल साइड से शुरू करते हैं। EI इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। पहला एप्लीकेशन है सेल्फ अवेयरनेस। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने बायसेस के बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अवेयर है कि उसका अर्बन डेवलपमेंट की तरफ बायस है, उसे कॉन्शियसली रूरल स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा ताकि उसकी पॉलिसीज इक्विटेबल हों। दूसरा है एम्पैथी। ये अपने कुलीग्स और सबॉर्डिनेट्स के पर्सपेक्टिव्स को समझने के बारे में है ताकि एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बन सके। और तीसरा है मोटिवेशन। ये अपनी टीम को एक कॉमन गोल के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। IAS ऑफिसर आर्मस्ट्रांग पामे की लीडरशिप इसका एक लेजेंडरी एग्जांपल है। उन्होंने पीपल्स रोड बनाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को मोटिवेट किया। तो सेल्फ अवेयरनेस फेयरनेस के लिए,
एम्पथी टीम वर्क के लिए और मोटिवेशन प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए। अब एक्सटर्नल साइड के बारे में क्या, जो शायद और भी ज्यादा जरूरी है, EI इन पब्लिक इंटरेक्शन। यहाँ एआई सीधे सिटीजन्स का इंपैक्ट करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। पहली स्किल है एक्टिव लिसनिंग, मतलब पब्लिक की चिंताओं को सच में सुनना और समझना। सरकार का माईगॉव प्लेटफॉर्म एक्टिव लिसनिंग का एक मॉडर्न लार्ज स्किल प्रयास है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अक्सर अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स के बीच झगड़े सुलझाने पड़ते हैं। ग्राम सभा का रोल इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और तीसरा और सबसे जरूरी है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। केरला का पिंक पुलिस इनिशिएटिव इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। ये ऑफिसर्स हैं जिन्हें वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम्स को कंपैशन से हैंडल करने के लिए ट्रेन किया गया है। ये एम्पैथेटिक अप्रोच ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स हैं। चलिए क्यों पर थोड़ा गौर करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए खास तौर पर जरूरी क्यों है? क्योंकि एक डाइवर्स देश में कास्ट, रिलीजन, जेंडर या रीजन से जुड़े अनकॉन्शियस बाइसेस आसानी से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और अन्याय का कारण बन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस पहली डिफेंस लाइन की तरह काम करती है। ये वो इंटरनल चेक है जो पूछता है क्या ये पॉलिसी सबके लिए फेयर है। हमने एम्पैथी पर बात की, एडमिनिस्ट्रेशन में ये सिंपैथी से अलग कैसे है? ये एक बहुत अहम फर्क है। सिंपैथी है किसी के लिए बुरा फील करना, मुझे आपकी प्रॉब्लम के लिए बुरा लग रहा है। एम्पैथी है किसी के साथ फील करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को आपके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सिंपैथी पैटर्नलिज्म ला सकती है, एम्पैथी पार्टनरशिप और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लाती है। क्या माईगॉव प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी EI के मामले में फेस टू फेस इंटरेक्शन को सच में रिप्लेस कर सकती है? वो उसे सप्लीमेंट कर सकती है लेकिन रिप्लेस कभी नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी डेटा कलेक्ट करने के लिए अच्छी है, लेकिन EI स्किल्स जैसे नॉन वर्बल क्यूज पढ़ना, सच्ची कंपैशन दिखाना, ये सब फेस टू फेस इंटरेक्शंस में ही हो सकता है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन EI से ड्रिवन ह्यूमन कनेक्शन ही पब्लिक सर्विस का असली काम है। और कंक्लूजन के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में EI के रोल को कैसे समराइज करें? आप कंक्लूड करेंगे कि EI वो जरूरी तत्व है जो एक ब्यूरोक्रेट को एक पब्लिक सर्वेंट में बदलता है। ये कागज पर लिखी पॉलिसी और लोगों की जिंदगी पर उसके पॉजिटिव रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के बीच का पुल है। सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन में EI को इंटीग्रेट करके हम एक ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक, इफेक्टिव और एथिकल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे सब कुछ कितना प्रैक्टिकल हो गया। चलिए इस पर एक आखिरी विचार प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलिए, इन एडमिनिस्ट्रेशन EI इज अ ब्रिज बिटवीन पॉलिसी ऑन पेपर एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स। इसे रिहर्स कीजिए। इन शॉर्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए EI एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये गुड गवर्नेंस के लिए कोर कॉम्पिटेंसी है। वाओ, ये कमाल की एक्सप्लोरेशन थी। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में सच में एक गहरी छानबीन की है। चलिए अपनी जर्नी का एक आखिरी क्विक रीकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड थीम था इमोशनल इंटेलिजेंस, द मास्टर की टू सक्सेस, एथिक्स एंड वेलबींग। हमने शुरू किया EI क्या है डिफाइन करके, और ये इस्टेब्लिश किया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए EQ अक्सर IQ से ज्यादा जरूरी है। फिर हमने EI के कोर कंपोनेंट्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड एम्पैथी को समझा और सीखा कि उन्हें डेवलप किया जा सकता है। हमने देखा कि अपने इमोशंस को हार्नेस कैसे करें और उन्हें अपना साथी बनाएं, दुश्मन नहीं। फिर हमने EI को टेस्ट किया, समझा कि ये कैसे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस में हमारा गाइड बनता है, गुस्से की आग को मैनेज करने में हेल्प करता है और नफरत के जहर का इलाज है। और आखिर में हमने EI का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में देखा, जहां ये गुड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की नींव रखता है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रही, लेकिन मैं हमारे लिसनर्स के लिए एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जहां मशीनें फ्लॉलेस लॉजिकल डिसीजंस ले सकती हैं, हमारी यूनिक ह्यूमन वैल्यू क्या है? मेरा मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस शायद वो आखिरी किला है जो हमें सच में ह्यूमन बनाए रखता है। क्या हमारा EQ AI द्वारा चलाई जा रही दुनिया में रिडंडेंट होने से हमारा आखिरी बचाव है? थोड़ा सोच लो इस पर। ये एक बहुत गहरा सवाल है और खत्म करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कनेक्ट करने, एम्पैथाइज करने और दिल से लीड करने की हमारी एबिलिटी ही हमारी आखिरी सुपर पावर है? जरूर सोचिए इस पर। अगर आपको आज की हमारी ये गहरी छानबीन पसंद आई तो प्लीज हमारे लिए एक बड़ा काम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला डीप डाइव किस टॉपिक पर चाहते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी ही हमारे मिशन को फ्यूल करती है। अगली बार तक सीखते रहिए और अपने इमोशंस को समझते रहिए।